नमस्कार आप सबको। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं क्रेस क्रॉस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कक्षा 12वीं के इतिहास का 10वां चैप्टर, जो कि उपनिवेशवाद और तिहाद। इसका पहला पार्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आपको सेकंड पार्ट जो है वो और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या जाना था पहले पार्ट में, वो सारी जानकारी हम ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाए कि अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम crestcrossclasses.in। यहाँ पर जाकर आप सारा का सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने क्रेस्ट क्रॉस क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट ईजिली आपको मिल जाएगा। चाहे वो कोई सा भी चैप्टर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हो, आप वहाँ पर ईजिली सर्च कर सकते हैं और आपको इजीली मिल भी जाएगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इससे पहले पार्ट में हमने क्या क्या जान चुके हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर व्यवस्था, इस्तेमारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों एक प्रकार के कर थे, ये अलग अलग प्रकार से लिए जाते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बंगाल और अंग्रेजी शासन, जिसमें हम जमींदार तक पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारे को डिस्कस करना है जोतदार से, और यहाँ से लेकर हम दक्कन दंगा जो लास्ट हुआ था, चैप्टर का लास्ट पार्ट है, वहां तक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जोतदार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जोतदार कौन थे, आपको बता दिया जाए। जोतदार उनको बोला गया है जो कि धनी किसान थे। यहाँ पे धनी किसानों को ही जोतदार बोला गया। ये जमींदार की कैटेगरी में नहीं आते थे, क्योंकि जमींदार जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो जोतदार थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो किसान हुआ करते थे, जो छोटे किसान हुआ करते थे, उनका हमेशा इनको समर्थन मिलता था। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जोतदार, जैसे हम बात करें कि यहाँ पे इस्तेमारी बंदोबस्त में या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में, यहाँ पे जो ज्यादा कर लिया जाता था उसमें जोतदार मना कर देते थे किसानों से कि तुम कर मत दो। जिसकी वजह से क्या हुआ करता था, जमींदारों की जमीन जो थी वो नीलाम हो जाया करती थी, और साथ में बाद में क्या करते थे, जोतदार खुद जाकर उस जमीन को खरीद लिया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो जमींदार थे वो काफी अमीर होते हुए गए। ये जोतदार खुद जोत या फिर खेत नहीं जोतते थे या फिर खेती नहीं करते थे खुद जाकर। यहाँ पर क्या होता था कि दूसरे किसान आते थे, इनकी खेती पर खेती करते थे, मतलब सॉरी इनकी जमीन पर खेती करते थे। और उसके बाद क्या होता था कि जमीन में मतलब फसल का आधा हिस्सा क्या होता था, ये खुद रख लेते थे, और आधा हिस्सा उसका हुआ करता था जो वहां पर खेती किया करता था। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ धनी किसानों का उदय हुआ। ये वह किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भू संपत्ति थी, या फिर भूमि की जो संपत्ति बोली जाती है वो उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में थी। इनकी जमीन पर बटाईदार किसानों द्वारा खेती की जाती थी। मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये खुद खेती नहीं करते थे, क्या करते थे, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आता था, खेती करता था, उसमें जो भी फसल होती थी, फसल का आधा हिस्सा खुद रखता था, और आधा हिस्सा जो था वो किसको दे दिया जाता था, जोतदार को दे दिया जाता था। इन बड़े किसानों को ही जोतदार कहा गया। कुछ जगहों पर इन्हें हवलदार, घाटीदार या फिर मंडल भी कहा जाता है। इन जोतदारों का गांव और उस गांव के किसानों पर अत्यधिक प्रभाव हुआ करता था। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जोतदार और किसान के बीच में संबंध जो थे वो काफी अच्छे हुआ करते थे। जमींदार ज्यादातर शहरों में रहा करते थे, जबकि जोतदार गांव में ही रहते थे। इस वजह से किसानों के ज्यादा निकट हुआ करते थे। मुश्किल परिस्थितियों में जोतदार किसानों की मदद भी किया करते थे, जिस वजह से किसान जो थे वो क्या करते थे, जोतदार का समर्थन भी किया करते थे। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जमींदार द्वारा गांव में कर को बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए गए, परंतु जोतदार ने इसका खुलकर विरोध किया कि यहाँ पे जो भी ज्यादा कर दिया जा रहा है उस कर का मतलब जो हम बात करें कि उस कर को ना देने के लिए यहाँ पर क्या किया, जोतदार ने बोला अगर ज्यादा कर मांगा जा रहा है तो उसको क्या करो, आप कर ही मत दो। तो यहाँ पे कई परिस्थितियों में जोतदार किसानों को कर देने से मना कर देते थे। इस वजह से जमींदारों को कर नहीं मिल पाता था, उनकी संपत्ति क्या होती थी, नीलाम हो जाती थी। इस स्थिति में यह जोतदार जाकर उन जमींदारों की संपत्ति को खरीद लिया करते थे और लाभ कमा लिया करते थे। उस समय उत्तर बंगाल में जोतदार जो थे वो सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। कहां पर, उत्तर बंगाल में। तो आपको जोतदार कौन थे, क्या इनकी स्थिति थी, किस प्रकार इनको समर्थन मिला, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यहाँ पे आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई 1960 के दशक में। सॉरी, यहाँ पे 1960 का दशक नहीं है, यहाँ पे 1760 का दशक है। 1760 के दशक के बाद जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड की व्यवस्था द्वारा उस पर नजर रखी जाने लग गई। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार के माध्यम से भारत में आई थी, और भारत के साथ क्या कर रही थी,
व्यापार कर रही थी, और यहाँ पे इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी नहीं थी या फिर कोई दूसरे व्यापारी नहीं थे जो कि भारत के साथ व्यापार करते। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो निगरानी रखी जा रही थी वो इंग्लैंड द्वारा रखी जा रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की ये एक व्यवस्था थी। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इसी वजह से इंग्लैंड के कई व्यापारी वर्गों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भी भारत और चीन के साथ क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए विरोध हुआ क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ वही यहाँ पर चीन और भारत के साथ व्यापार कर रही है, वही लाभ कमा रही है। और यहाँ पे जो हम बाकी लोगों के बारे में बात करें, बाकी जो लोग हैं वो इसलिए नाखुश हैं क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो क्या करें, इनके साथ व्यापार करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की गई, बुराई की गई। यहाँ पे किस लिए बुराई की गई वो हम देख लेते हैं। कई राजनीतिक समूहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बंगाल पर विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठा रही है या फिर उन्हीं को मिल रहा है। इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंग्लैंड की ही कंपनी है और इंग्लैंड को ही पर्याप्त मात्रा में कर नहीं दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार और अधिकारियों का लालच जो है वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी बंगाल में अव्यवस्थित रूप से शासन कर रही है। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर किसी भी व्यवस्थित रूप से शासन नहीं किया जा रहा था, ये अव्यवस्थित रूप से शासन चल रहा था। इन्हीं सब आलोचनाओं के समर्थन में ब्रिटेन की संसद के अंदर कई रिपोर्टें पेश की गई। इन रिपोर्टों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों की जानकारी थी कि यहाँ पे किस प्रकार प्रशासन और क्या क्या यहाँ पे कार्य चल रहे हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है वो 5वीं रिपोर्ट, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है 5वीं रिपोर्ट से संबंधित जानकारियां। 5वीं रिपोर्ट, यह 1002 पन्नों की एक रिपोर्ट थी। इसमें जमींदार और किसानों की अर्जियां शामिल थी, जिसमें उन्होंने कर माफी की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर जो भी ज्यादा कर लगाया जा रहा है उसको क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। इसमें अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट भी शामिल थी। साथ ही साथ इसमें राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित भी जानकारी थी। इसमें जमींदार के नीलाम होने और जमींदारों द्वारा अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अपनाए जाने वाले नए नए हथकंडों का भी वर्णन किया गया कि किस प्रकार जमींदारों की जो भी नीलामी या फिर जमींदारों की जो जमीन हुआ करती थी उसकी जब नीलामी होती थी, किस प्रकार यहाँ पे जमींदार नए नए हथकंडे अपनाते थे अपनी जमीनों को बचाने के लिए। तो ये 5वीं रिपोर्ट में ही पेश किया गया था। आगे हम बात करते हैं। इन सभी रिपोर्टों पर ब्रिटेन की संसद पर बहुत ज्यादा गहरी बहस हुई। इन रिपोर्टों के आधार पर 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कंपनी के प्रशासन से संबंधित कई अधिनियम बनाए गए। मतलब आप बोल सकते हो कई सारे नियम या फिर कानून बनाए गए। कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए समितियां बनाई गई। भारत में प्रशासन से संबंधित रिपोर्टों को भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया। किस लिए मजबूर किया गया, भारत में प्रशासन संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसको भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया कि भाई जो जिस प्रकार से वहां पे प्रशासन चल रहा है वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है हमारे को दे दी जाए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहाड़ी लोगों के बारे में। पहाड़ी लोग कौन थे, पहाड़ी लोग जो आप बोल सकते हो कि काफी डेंजर थे। डेंजर का मतलब है कोई भी पहाड़ पर जाता था उनको मार पीट कर लूट मार कर उनको वापस भगा दिया जाता था, या फिर अगर कोई भी वहां से गुजरना चाहता है तो पहले उनको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां से गुजर सकते हो, वरना आपको क्या कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा वहां पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़ी लोग रहते थे। राजमहल की जो पहाड़ी थी वहां पे कौन रहते थे, पहाड़ी लोग। ये जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। मतलब वहां पर क्या थे, जंगल थे और जंगलों से बहुत ज्यादा ये जुड़े भी हुए थे। यह इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ियों में रहते थे और पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे। मतलब ये जो जंगल है ये किसी सरकार की भूमि नहीं है, ये पहाड़ी लोगों की भूमि है, ये उनका मानना था। जीवन निर्वाह के लिए इनके द्वारा झूम खेती की जाती थी। इसमें जंगल में स्थित झोपड़ियों को काटकर जमीन को साफ कर लेते थे और फिर अपने कुदाल की मदद से जमीन को खोद कर वहां पर खेती किया करते थे। यह मुख्य रूप से ज्वार बाजरा दाल उगाया करते थे। जब तक जमीन उपजाऊ रहती थी उस जमीन पर खेती की जाती थी, उसके बाद जगह बदलकर अन्य जमीन पर क्या करते थे, खेती करते थे। मतलब अगर एक जमीन पर खेती कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो वो क्या है कि वो उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर दूसरी जमीन पर ये क्या करने लग जाते थे, खेती करने लग जाते थे। मतलब जब एक जमीन पे कर रहे हैं वो बंजर हो गई, वहां पर क्या है कि खेती करने योग्य वो जमीन नहीं बची है तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेते थे। ये बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश का विरोध किया करते थे। कोई भी बाहरी जो व्यक्ति है वो जंगल में नहीं आ सकता है, और किसी बाहरी व्यक्ति के जंगल में प्रवेश करने पर उसे लूट कर भगा दिया जाता था। इन सभी का एक मुखिया हुआ करता था जो समूह में एकता बनाए रखने का कार्य किया करता था।
इन पहाड़ी लोगों और मैदानी लोगों में लड़ाई होने पर मुखिया अपनी जनजाति का नेतृत्व करता था। इसमें क्या होता था कि पहाड़ी लोग और जो जमीन पर जो मैदानी लोग हैं, इसमें क्या करते थे, आक्रमण करते थे। ठीक है, इनकी जो भी आप बोल सकते हैं फसल वगैरह हुआ करती थी, उसको क्या करते थे, बर्बाद कर देते थे। अब जब यहाँ पे बात आती थी सलाह मशवरा की, तो यहाँ पे जो इनका मुखिया हुआ करता था वो हमेशा इन्हीं का नेतृत्व करता था, ना कि मैदानी इलाकों वालों का नेतृत्व करता था। ये अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण किया करते थे। यह आक्रमण खाद्यान्न, पशुओं और अपनी ताकत को दिखाने के लिए किया जाता था। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को शांति बनाए रखने के लिए इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी पहाड़ों से होकर गुजरता था तो उसे भी इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था, ताकि जनजातियां उस पर हमला ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ी लोगों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों ने जंगल की कटाई को प्रोत्साहित किया। वो इसलिए प्रोत्साहित किया कि जंगलों को अगर साफ किया जाएगा, जंगलों को अगर काटा जाएगा, तो क्या होगा कि जंगलों को काटने के बाद वहां पर खेती की जाएगी, खेती की जाएगी तो यहाँ पर उनको कर मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करते थे, जंगलों का सफाई करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहन किया था। इस कटाई के कारण खेती करने योग्य भूमि में वृद्धि होती, जिससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल पाता। जंगल में रहने वाले लोगों को अंग्रेज असभ्य और उपद्रवी मानते थे। यहाँ पे जंगल में रहने वाले लोगों को अंग्रेज जो थे वो असभ्य, मतलब वो सभ्य नहीं है, उपद्रवी है, मतलब लूट मार करते हैं, लड़ाई दंगे करते रहते हैं, यही इनका काम है। उन्होंने इन लोगों को नियंत्रण में करने, सभ्य बनाने और खेती के काम में लगाने के लिए निश्चय किया। इन्होंने तय किया कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये अब थोड़ा सा सभ्य बनाना होगा, इनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि आप खेती करो, उसके प्रकार आप उस हिसाब से अपनी जो जीवन निर्वाह है वो आप आसानी से कर पाओगे। ये प्रोत्साहित कर रहे थे अंग्रेज। इससे खेती कार्य में वृद्धि होती है, अंग्रेजों को अधिक कर मिल पाता। धीरे धीरे जंगलों का सफाया किया जाने लगा और इन क्षेत्रों में कृषि बढ़ने लग गई। इस सभी वजहों से पहाड़ी लोगों को ऐसा लगने लग गया कि मैदानी क्षेत्र के लोग जो हैं उनके जंगलों पर क्या करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, और उन्हें क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इस वजह से पहाड़ी लोगों ने मैदानी लोगों पर और ज्यादा हमला करना शुरू कर दिया। इन आक्रमणों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने 1770 के दशक में पहाड़ी लोगों को मारने की एक क्रूर नीति अपनाई, परंतु ये क्रूर नीति जो थी वो क्या रही, असफल रही। मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज जो थे उन्होंने अब सोचा कि ये तो मारने से रहे, तो हम इनको पूरी तरह से मार देंगे, लेकिन जो इन्होंने नीति बनाई वो नीति जो थी वो असफल रही, मतलब ये सफल नहीं हो पाई। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्तस क्वींसलैंड ने शांति की एक नीति प्रस्तावित की। इस नीति के अनुसार पहाड़ी मुखिया को हर वर्ष भत्ता दिया जाता था, ताकि वह मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण ना करें और शांति क्या रखें, बनाए रखें। वो सिर्फ, जैसे हम बात करें यहाँ पर जो कलेक्टर अगस्तस थे, उन्होंने ये नीति अपनाई कि चलो हम यहाँ पे इसके जो मुखिया हैं उनको क्या देंगे, कर देंगे, जिससे क्या होगा कि एक जो लोग हैं वो मैदानी इलाकों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये सारे सिनेरियो थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जिन मुखियाओं ने इस भत्ता को ले लिया, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था एनुअली, ठीक है, साल में एक अमाउंट दिया जाता था, जिनसे बोला जाता था आपको अमाउंट देंगे, आप यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये राजी हो गए कि ठीक है, मतलब जो राजी हुए, जो राजी हो गए, ठीक है, वो अपने मुखिया के पद से हट गए, और जो राजी नहीं थे वो अपने मुखिया के पद पर बने रहे। जैसे कि हम बात करें तो परंतु बहुत से मुखियाओं ने यह भत्ता लेने से मना कर दिया, और जिन्होंने यह भत्ता लिया उन्हें अपने क्षेत्र के निवासियों द्वारा मुखिया के पद से हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं बुकानन के बारे में। बुकानन जो है वो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। बुकानन क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। बुकानन और राजमहल की पहाड़ियां, मतलब जैसे हम बात करें, बुकानन ने जब दौरा किया तो उसने उस दौरे में जो देखा, जो समझा, वो सारी चीजें लिख दी। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। बुकानन एक अंग्रेजी अधिकारी था। वह जहां भी गया उसने हर बात का वर्णन अपनी डायरी में लिखा। उसने लिखा कि यह क्षेत्र एक खतरनाक क्षेत्र था, यहाँ बहुत ही कम यात्री आने की हिम्मत कर सकते थे। उसके अनुसार पहाड़ियों के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था, और यह बाहरी अधिकारियों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब हमेशा क्या करते थे, हमेशा लड़ाई दंगे करते रहते थे, और बाहरी जो लोग थे उनसे बात नहीं करते थे। वे अंग्रेजों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ी लोगों के जीने के तरीकों को बदलना चाहते थे, जो कि बिल्कुल फैक्ट था। कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे जो पहाड़ी लोग हैं, उनके जीवन के तरीकों को बदलने, जिसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो लोग हैं वो खेती करने लग जाएंगे और उनको बहुत ज्यादा कर भी मिलने लग जाएगा। फिर इन्हीं के साथ हुआ संथाल का आगमन। यहाँ पे संथाल जो थे वो जमींदारों की भूमि पर खेती किया करते थे, काफी मेहनती हुआ करते थे और काफी ताकतवर भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे पहाड़ी समुदायों को सभ्य बनाने और कृषि के लिए प्रेरित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का कोई भी लाभ नहीं हुआ।
अब अंग्रेजों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जंगल को साफ करके बनाए रखे, क्षेत्रों में रह सके और खेती कर सके। तो इस दौर में अंग्रेजों का ध्यान संथाल समुदाय पे गया। उसने देखा कि ये जो लोग हैं काफी मेहनती हैं और काफी ताकतवर भी हैं। तो 1780 के दशक के आसपास संथाल बंगाल में आने लग गए। उस दौर में जमींदारों द्वारा इन्हें खेती करने के लिए भाड़े पर रखा जाता था। भाड़े पे मतलब आप क्या करो, खेती करो, इसमें से फसल का कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा इन्हें पहाड़ी इलाकों में बसाया गया ताकि यह कृषि करके अंग्रेजी राजस्व में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पहाड़ी इलाकों में बसा दिया, जिसकी वजह से क्या था कि ये काफी मेहनती थे और वहां पे खेती करने लगे और इनके कर में भी क्या होने लगी, काफी वृद्धि होने लग गई। अंग्रेजी सरकार ने संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर दिया। मतलब जो राजमहल की पहाड़ी थी, वहां पर कौन रहने लग गया, वहां पर रहने लग गए संथाल लोग। यहाँ पर जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को संथाल की भूमि घोषित कर दिया गया और इस इलाके को ही दामिन ई कोह के नाम से जाना जाता है। दामिन ई कोह के नाम से किसको जाना जाता है, जहां पर संथालों को जो भूमि दी गई उसी को दामिनी को बोला जाता है। इस क्षेत्र के चारों ओर सीमाएं बनाई गई और नक्शा तैयार किया गया। इस क्षेत्र में आने के बाद संथाल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। किस प्रकार से बढ़ने लगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे संथाल के गांव की संख्या, मतलब यहाँ पे जो उनका गांव था उनकी जो संख्या थी 1830 में लगभग सिर्फ 40 के आसपास थी। 1851 में कितनी हो गई, 1473 हो गई। और इसी दौर में जनसंख्या 3000 से बढ़कर 82,000 से भी अधिक पहुंच गई। तो मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जहां पर लोग 40 आए थे, वहां पर इनकी संख्या कितनी हो गई थी, लगभग पहले 30 हुई और उसके बाद कितनी हो गई, 32,000 हो गई। राइट। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो संथाल थे उनकी संख्या समय समय पर बढ़ती हुई चलेगी और उन्होंने क्या किया, जैसे उनकी जो दामिनी को था, मतलब जो उनकी निजी संपत्ति थी, वहां पर लोग आके बसने लग गए। संथालों के आने की वजह से पहाड़ी लोगों के जीवन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। इनकी वजह से उन्हें जंगलों में और अंदर जाना पड़ा जहां पर उपजाऊ जमीन का अभाव था। मतलब जैसे हम बात करें, जब संथाल लोग पहाड़ी पर गए, पहाड़ी इलाके में गए, तो हम बात करें कि ये भी खतरनाक थे, ये भी क्या थे, ये भी खतरनाक थे, लेकिन मेहनती थे। ये फालतू में किसी से लड़ाई नहीं करते थे। तो पहाड़ी इलाके जो हुआ करते थे उसमें क्या किया कि पहाड़ी लोगों को पीछे धकेल दिया। इतने पीछे धकेल दिया कि भाई जहां पर वो भूमि का अभाव था, अभाव का मतलब है कि वहां पर उपजाऊ भूमि नहीं थी, खेती करने योग्य भूमि नहीं थी। अब उनको बंजर जमीन पर क्या करना पड़ रहा था, रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से अब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ संथालों का जीवन पहले से बेहतर हो गया। पहाड़ी जो लोग थे उनका जीवन बर्बाद होता हुआ चला गया, संथाल का जो जीवन था वो अच्छा होता हुआ चला गया। जो एक संथाल थे, कौन हुआ करते थे, खाना बदोश हुआ करते थे। ये क्या करते थे, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसीलिए यहाँ पर ये बंगाल में आए। इनको खेती करने के लिए इनको जमीन मिली, वहां पे खेती किया करते थे, इनको कुछ हिस्सा मिल जाता था, जिसकी वजह से खुश हो जाते थे। और बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे बाजार के लिए वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारियों साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। मतलब जहां पर ये लोग बोल सकते हो भाड़े पर खेती किया करते थे, बाद में इनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि जो लोग थे वो क्या करने लगे कि भाई अब जो फसल उगाने लगे वो व्यापार करने के लिए करने लगे। मतलब अब ये व्यापारियों साहूकार के साथ लेन देन भी करने लग गए थे। इसी दौर में अंग्रेजी शासन द्वारा कर में वृद्धि की गई और साहूकार भी ब्याज की ऊंची दरें वसूलने लग गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए संथालों ने 1850 के दशक में जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा करों में वृद्धि करने लग गए, साहूकार जो थे वो ज्यादा कर वसूलने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे विद्रोह होने लग गया। और जब ये विद्रोह हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि संथाल का एक परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। यहाँ पे कुदाल जो बोला गया वो पहाड़ी लोगों के लिए बोला गया है कि पहाड़ी लोग जो थे वो खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे और साथ ही साथ हल का प्रयोग जो थे वो संथाल लोग करते थे। बस आपको इतना याद रखना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। अंग्रेजी प्रशासन द्वारा 1820 में दक्षिणी भारत के दक्कन वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस कर व्यवस्था में किसानों पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगाए गए, जिनको चुका पाना किसानों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। कई बार कर चुकाने के लिए किसानों द्वारा साहूकारों से ब्याज उधार पर लिया जाता था, जिस वजह से ये कर्ज जो था उसमें वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और यहाँ पे जो किसान थे वो क्या करते थे, कर्जों तले दब जाते थे। इसी दौर में आगे जाकर क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिस वजह से कृषि उत्पादन में भी कमी आई और अंग्रेजी शासन द्वारा कर में कोई कमी नहीं की गई। मतलब यहाँ पे जो किसान थे उनके पास कर देने के लिए नहीं था, ऋण जो था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। अब यहाँ पे जो स्थिति खराब हुई
तो यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पे जो अंग्रेजी सत्ता है वो क्या कर देगी, कर को कम कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कर उतना ही रखा गया और यहाँ पर उनसे कर वसूला भी जा रहा था। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे किसानों को बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई। अब यहाँ पे क्या था कि ऊपर जो थी वो सिचुएशन जो थी वो बहुत खराब हो गई। अब थोड़ा सा कपास की खेती समझ लीजिएगा। 1861 में क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जिस वजह से इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में जो कपास का व्यापार किया जा रहा था वो क्या हो गया, वो हो गया बंद। ठीक है, तो इस दौर में क्या हुआ, भारत के दक्कन क्षेत्र में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। तो भारत का जो दक्कन क्षेत्र था उसमें ये बोला गया कि आप क्या करो, कपास की खेती करो, क्योंकि यहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा है, यहाँ पर जो अमेरिका का गृह युद्ध चल रहा है, इसके अंतर्गत जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में जो कपास का व्यापार हो रहा था वो हो गया है बंद। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के जो दक्कन के इलाके के जो क्षेत्र थे उसमें लोगों को बोला गया कि आप कपास की खेती करो क्या, और हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और आपको होगा लाभ। तो किसानों ने क्या किया, साहूकारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और कपास की खेती भी शुरू कर दी। लेकिन इसी दौर में क्या हुआ कि यहाँ पे किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था वो गृह युद्ध जो था वो खत्म हो गया। तो गृह युद्ध की समाप्ति हो गई। अब गृह युद्ध की समाप्ति हो गई तो व्यापार जो था वो दोबारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे व्यापार स्टार्ट हो गया, इन्होंने जो खेती के लिए कर लिया था, ठीक है, अब वो कर जो था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे समझिएगा कि अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया और साथ ही साथ किसानों की स्थिति जो थी वो पहले से भी क्या हो गई, बुरी हो गई। पहली फसल बर्बाद हो गई थी, पहले उनके पास बहुत ज्यादा कर्ज था। इसी के साथ साथ उन्होंने सोचा कि अब इनकी स्थिति अच्छी होगी, तो अच्छी होने ही वाली थी। साथ ही साथ क्या हुआ कि अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया, अब उनकी स्थिति जो थी वो बद से बदतर हो गई। अब उनके सर पर वह कर्ज था जो उन्होंने कपास की खेती के लिए लिया था, परंतु कपास की मांग लगभग ना के बराबर हो चुकी थी। इन्हीं सब समस्याओं के कारण दक्कन दंगे की शुरुआत हो गई थी। तो दक्कन दंगा शुरू हुआ वो किस प्रकार हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दक्कन दंगा क्या है। तो 12 मई 1875 को किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की। यह विद्रोह साहूकार और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। इसकी शुरुआत पुणे में स्थित एक जगह सूपा से हुई थी। इस विद्रोह में बहुत सारे साहूकारों को मारा गया, उनके खेतों को जला दिया गया और माल गोदामों को क्या कर दिया गया, लूट लिया गया। यह उस दौर के सबसे बड़े दंगों में से एक रहा। कई साहूकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस दंगे में। ठीक है, और क्या हुआ कि भाई कई सारी जो संपत्ति थी उसको भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो हमारा क्या था, दक्कन दंगा था। तो हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे फिनिश। होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सारे नोट चाहिए, क्विजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको ये सारे कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।